आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान लगातार चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार नरेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हम आपको बता दें आम आदमी पार्टी से जगतार सिंह भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी आपके पास लौटूंगी, उससे पहले हम आप जगतार सिंह आपसे सवाल लेना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के नेता हमारे साथ बने हुए हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जो कि हमेशा हर चर्चा में होता है। अब आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो वहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? आपका क्या कुछ स्टैंड इस पर? देखिए, जो धरना प्रदर्शन है जी कांग्रेस का, वो एक ड्रामेबाजी है। इससे पहले मैं एक सेंटेंस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बारे में भी कहना चाहता हूं कि इनको पता होना चाहिए कि जो कृषि कानून है जो केंद्र ने पास किए हैं, वो एंटी फार्मर्स हैं, किसान विरोधी हैं और उससे दो काम किए हैं। एक तो एंटी किसान के वो विरुद्ध जा रहे हैं, दूसरा जो स्टेट्स के अधिकार हैं उनका भी केंद्रीकरण किया जा रहा है। खेती सेक्टर जो है ये स्टेट का विषय है। तो हमने बोला था कैप्टन अमरिंदर सिंह को, पंजाब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब सरकार के, कि आप प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग अरेंज करिए, उनसे टाइम मांगिए, फिर हम साथ देंगे आपका। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति से बात करने की बात की और राष्ट्रपति ने उन्हें टाइम नहीं दिया, तो उन्होंने यहाँ धरना लगा लिया, कुछ और मांगे साथ में जोड़कर। तो वो धरना भी जब प्रेस वालों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि सिंबॉलिक है। तो कांग्रेस तो सभी चीजें सिंबॉलिक कर रही है। हम फार्मर्स के साथ हैं, आम आदमी पार्टी फार्मर्स के साथ है और उनके आंदोलन का साथ दे रही है जी, बिल्कुल देने दूंगी सर जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भी कर रही है सिंबॉलिक कर रही है जी। तो जगतार जी, आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। जो कांग्रेस पार्टी है वो फार्मर्स एजुकेशन का सियासी लाभ लेना चाहती है। दे आर नॉट सिंसियर इन फेवर ऑफ दी फार्मर। ठीक है। संदीप जी आपके पास लौटूंगी। काफी देर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नरेश जी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नरेश जी, आपने भी तमाम लोगों को चर्चा में सुना है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए प्रीति, जो सबसे बड़ा सवाल इस समय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में है अपने विधायकों के साथ। सबसे बड़ा, क्योंकि कल पंजाब सरकार की तरफ से जो एक विज्ञप्ति पत्रकारों को जारी की गई थी, उसमें यह बताया गया है कि अभी तक पंजाब के राज्यपाल ने जो कानून पास किए थे पंजाब सरकार ने, उनको अभी राष्ट्रपति को भेजा नहीं है। राष्ट्रपति से समय मांगा है, उनको समय नहीं मिला है। और यहाँ तक कहा गया है कि पंजाब सरकार के काबीना मंत्रियों ने, जब भारत सरकार के काबीना मंत्रियों से समय मांगा पंजाब की समस्याओं को लेकर, तब उनको समय नहीं दिया है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार और राज्यों के जो बीच के जो संबंध हैं, उन पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और हमारा देश अब उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि अगर केंद्रीय मंत्रियों से समय ना मिलना और हमारे संघीय ढांचे को कहीं न कहीं से प्रभावित करता है। और जहां तक आपने देखा कि पंजाब सरकार ने, राजस्थान सरकार ने किसानों के जो 3 विधेयक हैं उनका विरोध किया है। लेकिन आखिर हर किसी का हक है कि वो चाहे राष्ट्रपति के पास जाए या प्रधानमंत्री के जाए, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की यही ताकत है कि जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार के जो रिश्ते हैं वो बहुत सौहार्दपूर्ण थे, लेकिन उन पर कहीं न कहीं ठेस लग रही है। और निश्चित रूप से, क्योंकि पहले ये राजघाट पर होने वाला था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वहां पर 144 की धारा लगा दी है, तो ऐसे में ये जो सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। जी नरेश जी, दोबारा आपके पास लौटेंगे। अशोक जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, नरेश जी की ओर से जो भी बातें कही गई है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? वाकई आपको लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है और साथ ही राज्य की जो सरकार है, इसमें कहीं ना कहीं आपस में तालमेल की कमी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात सही ढंग से नहीं हो पा रही, कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से आपस में तालमेल सही नहीं बैठ पा रहा? देखिए प्रीति जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अमरिंदर सिंह जो है, सबसे पहले तो अपने आप में एक क्लियरिटी कर लें कि वो कहाँ पर खड़े हैं। अगर किसानों के विषय की हम बात करें तो जिस प्रक्रिया के तहत ये कानून देश के अंदर लाए गए हैं, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वयं एक हिस्सा थे। और दूसरा जो है, कांग्रेस पार्टी का अगर 2013 का जो और 2019 का उनका जो मैनिफेस्टो आप देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे विषय जो इन विधेयकों के अंदर लाए गए हैं वो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करते हैं। मैं अभी फिर से उसी बात को दोहरा रहा हूं
कि मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जो लोग इन विधेयकों का, इन अधिनियमों का विरोध कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई किसानों की समस्या को हल करने के लिए कोई प्लान अशोक है, जी, आपकी कोई बात योजना एक है? पल के लिए मान भी लेते हैं कि ठीक है, जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो राजनीति से प्रेरित है, मान भी लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से समय मांगा जाता है राष्ट्रपति से, केंद्रीय मंत्रियों से वक्त मांगा जाता है, और फिर वो वक्त अगर उनकी ओर से नहीं दिया जाता तो फिर तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि ये भी राजनीति है जिसकी वजह से उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। नहीं, देखिए, किसानों के देश भर के सभी संगठन जो हैं, उनके साथ केंद्र सरकार ने स्वयं किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में, जिनको हम जानते हैं, जो किसानों के सबसे बड़े हितैषी भी हैं, राजनाथ सिंह जी हों या हमारे कृषि मंत्री हों, उन्होंने लगातार मुलाकात करी है, उनकी बातों को सुना है। आती हूँ संदीप जी आपके पास। जनता को गुमराह काहे लिए कर रहे हैं? किस संगठन से आपने मुलाकात? नहीं, हम बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे हैं, और समय समय पर उसकी संगठन का नाम किसानों के प्रतिनिधियों के साथ और कृषि विशेषज्ञों के साथ जो बैठकें हुई है, उसका ब्यौरा भी। आती हूँ संदीप जी, आती हूँ, अशोक जी को बात कंप्लीट करने दीजिए आपसे। जी, आती हूँ आपके पास। उसका ब्यौरा भी सार्वजनिक किया गया है, और बहुत सारे लोग तो ये आरोप लगाते हैं कि चर्चा किससे करी। मैं याद दिला दूं कि भारत सरकार ने 300 विशेषज्ञों के साथ 3 दिन तक, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित हुए, जिसमें हमारे सभी जो प्रमुख मंत्री हैं, राजनाथ सिंह हो या तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह हो, वो उपस्थित रहे। उनको आगे छोटे छोटे समूहों में डिवाइड किया गया, उन समूहों को अलग अलग समस्याओं के बीच में चर्चा करके एक प्लान, जो किसानों की जो पिछले 50-60 साल से जो समस्याएं, जिनको हल का कोई रास्ता नहीं निकला था, उनका हल निकालने के लिए उन पर बड़ी गहन चर्चा हुई। उसके बाद ठीक है सर, लेकिन बात जो मैंने आपसे सवाल किया था उसका जवाब आपने अभी तक नहीं दिया कि क्या वजह है जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपतियों की ओर से राज्यों को वक्त नहीं दिया जाता, उसका आपने जवाब नहीं दिया। काफी देर से कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप अपना बात रखिए। संदीप जी, आप भी काफी देर से बोलने की कोशिश कर रहे थे। आऊंगी अशोक जी आपके पास। भाजपा के हमारे मित्र कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए था, और कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में। संदीप जी, बीच में आपको रोकूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। तो हम आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ केपी शर्मा जी जुड़ गए हैं। केपी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी केपी जी, आपके पास आऊंगी। संदीप जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी संदीप जी। जैसा कि अभी जो है हमारे मित्र बता रहे थे कि क्या होना चाहिए था, ये कोई नहीं बता रहा है, और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें कही थी। तो आप उस मैनिफेस्टो को पढ़िए, उसमें ये नहीं लिखा था कि हम जो है आपका एमएसपी को ही खत्म कर देंगे। उसमें ये नहीं लिखा था। आप जो मौजूदा एमएसपी खत्म हुआ? किसने एमएसपी खत्म करी है? सुन लीजिए। अरे आप बताइए ना भाई, आप ऐसे कैसे किसी को मिसगाइड कर सकते हैं? या तो अशोक जी, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको टाइम दूंगी, आप उनको जवाब दे दीजिएगा, लेकिन उन्हें एटलीस्ट अपनी बात तो रखने दीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी के माध्यम से जो एमएसपी प्रारंभ हुआ था, आज भी एग्जिस्ट करता है। किस विधेयक? लेकिन सर, आपने एमएसपी की बात लिखकर तो नहीं दी, उसी को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उसी की वजह से विपक्ष को आप एक मौका देते हैं कि वो आपको दोबारा बार हर बात पर घेरने की तैयारी करे, क्योंकि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बात कही गई है तो आपको लिखकर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, आरोप लगेंगे ही नहीं ना, बात ही खत्म हो जाएगी। जी, अब सुन लीजिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस व्यवस्था के तहत पिछले 65 साल से एमएसपी दी जा रही है, उसमें क्या परिवर्तन किया गया है? न सुनने की क्षमता है, आप सिर्फ जो है लोगों को गुमराह कर सकते हैं, बस, और कुछ आता नहीं है। गुमराह तो आप कर रहे हैं, जो कह रहा है। चलिए संदीप जी, आप मुझे ये बता दीजिए। ठीक है अशोक जी, आऊंगी आपके पास। संदीप जी, आप ये बता दीजिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि एमएसपी जो है उसे बिल्कुल खत्म नहीं किया गया है, पहले जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी वही अब चलेगी, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है आपको? अशोक जी, मैं वही पूछ रही हूँ। अशोक जी, मैंने आप वाली बात उनके सामने रखी है। जी संदीप जी, भरोसा नहीं है आपको प्रधानमंत्री पर? जी, प्रधानमंत्री जी ने तो 21 दिन में कोरोना भी महाभारत की लड़ाई से तुलना करके खत्म कर रहे थे। नोटबंदी में काला धन भी ला रहे थे। आप जो है जीएसटी से क्या क्या फायदा बता रहे थे, अब कह रहे हैं कि इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कि उनको जो है रिजर्व बैंक की तरफ झांकना पड़ रहा है, वहाँ रिजर्व पैसा लेना पड़ रहा है। उनके कहने के बाद बच जाइए। मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं, कहने को तो वो जो है चांद पर आपको जमीन भी दे देंगे, जम्मू में जैसे दे रहे थे। तो ये गुमराह करने के लिए तो मोदी जी मान के चलिए कि अब ये कह लीजिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक इस देश ने नहीं देखा है।
एकदम बड़ी गंभीरता से और जो है जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और उनके हजार झूठ मैं बता सकता हूँ। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जो ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगी, कहीं ना कहीं इसको लेकर भी वो झूठ बोल रहे हैं, वो कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वो उनको अगर इतना ही था तो जिस एमएसपी में जिस विधेयक लाए थे उसमें एक लाइन जोड़ने में आपको क्या दिक्कत थी? आप जो है उसको जोड़ देते। और रही बात आप सिर्फ जो है किसानों पर ही मत जाइए, इनकी जो आगे की रणनीति है ये पीडीएफ पर भी हमला करेंगे, इसलिए कि आप जब ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। केपी शर्मा जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। केपी सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार आप ये चर्चा सुन रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से कह सकते हैं कि एनडीए में आप साथ थे, उसके बाद में जब केंद्र सरकार कृषि बिल लेकर आई तो आपके मंत्री की ओर से इस्तीफा दे दिया गया, आप लोग एनडीए से पूरी तरीके से अलग हो गए हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति, और साथ ही जो अभी प्रदर्शन किया जा रहा है पंजाब सरकार की ओर से, उसको लेकर कैसे देखते हैं? वाकई आपको लगता है कि किसानों के हित में है? देखिए प्रीति जी, मुझे दुख इस बात का है कि जिस मामले को लेकर हमने मंत्री पद छोड़ा था, जिस मामले को लेकर, जिस किसानों के दर्द को लेकर हमने एनडीए छोड़ा, आज इस नाम पर किसानों की मदद करने की बजाय किसान के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। आज अगर पंजाब सरकार सीरियस होती, आप बताइए, इन्होंने बिल पास करना तो भेजे हैं राजभवन में और समय मांग रहे हैं राष्ट्रपति से। इसी से पता चल जाता है कि इनका विजन क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। अगर राष्ट्रपति जी ने इसमें क्या करना था, बिल पास किए हैं लोकसभा में, आप नरेंद्र मोदी जी से टाइम लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री से टाइम लीजिए, जिन्होंने इस मामले पर एक्शन करना है। जी, तो किस बात का है, योगी रहे, आप समय ले लीजिए, मैंने आपकी बातें आप सुनने का मादा रखिए प्लीज, आप सुनने का मादा रखिए प्लीज, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना, आप सर मत करिए। जी नहीं, अगर ये प्रधानमंत्री जी समय लेते, प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई करनी थी। और आप देखिए मुख्यमंत्री पंजाब के चिट्ठी किसको लिख रहे हैं? जेपी नड्डा जी को, जो बीजेपी के प्रधान है। क्या कोई मुख्यमंत्री किसी पार्टी के प्रधान को चिट्ठी लिखता है? मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को टाइम लेना चाहिए था प्रधानमंत्री से। हम सब इनके साथ जाते हैं, परंतु अगर राजनीति करेंगे, अगर ये वोट की राजनीति करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये किसान के साथ भी धोखा है, पंजाब के साथ धोखा है। अगर इनसे अगर ये सीरियस होते, कांग्रेस बीजेपी तो सीरियस है ही नहीं, बीजेपी ने तो किसानों का गला घोट ही दिया और बची खुची बात कांग्रेस आज नाम पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस को चाहिए था, मुख्यमंत्री को चाहिए था कि प्रधानमंत्री से टाइम लेते और सबको साथ लेके प्रधानमंत्री से मीटिंग करते। ठीक है केपी जी, ठीक है, आपने जो बातें कही हैं उनका जवाब ले लेते हैं। जी संदीप जी। जी, हमारे मित्र जैसे कह रहे थे कि अभी आप सहयोगी में आपने साथ सरकार चलाई है, आप सबसे उनके पुराने अलायंस हैं, सबसे जो है जिम्मेदार और जो है विश्वसनीय अलायंस पार्टी रही है आपकी। आप प्रधानमंत्री जी से समय ले लेते, आप ये बात कह देते। आप ये समझिए जब मंत्री मिलने को नहीं तैयार है तो प्रधानमंत्री जी का सवाल ही नहीं उठता है। जब एक मंत्री जो है आज की तारीख में मिलने को नहीं तैयार है तो प्रधानमंत्री जी कहाँ से मिलेंगे? और रही बात राष्ट्रपति जी के पास क्यों गए, तो उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान में जो संविधान का प्रोविजन है, राज्यपाल का जो ऊपर का पदाधिकारी कह लीजिए या संवैधानिक पद कह लीजिए, वो राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री होता है। विधेयक को राज्यपाल जी ने रोक कर रखा है, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है। पहले हमने वहां पर कहा, दबाव डाला, उसके बाद हम राष्ट्रपति के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री जो कभी राज्यपाल को ये नहीं कह सकते कि आप क्यों नहीं साइन कर रहे हैं, क्या उससे जवाब स्पष्टीकरण नहीं ले सकते हैं? स्पष्टीकरण कौन लेगा? राष्ट्रपति लेंगे। हमारे जो है अकाली दल के मित्र को ये बात शायद नहीं पता है, इसलिए इस तरह के वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। और रही बात, अगर हम जो है पक्ष में नहीं होते तो ऐसा विधेयक क्यों पूरे देश में नहीं आया? ऐसा विधेयक वहां पर विधानसभा में क्यों पास करते, जो किसी पूरे देश में कहीं पर नहीं हुआ था? वो पंजाब में क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि हम किसान के हित में खड़े हैं और हम जो है इसका विरोध कर रहे हैं, किसानों की आवाज में आवाज मिलाकर। और आपने भी सहयोग दिया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, लेकिन जैसे आप हम पर आज आलक्षण लगा रहे हैं, ये हो सकता है आप राजनीति से प्रेरित होकर ये कह रहे हो। आप जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने की बात है, हम नहीं मिल पा रहे थे, आपके तो मित्र थे,
आप प्रधानमंत्री जी से मिलकर जो वो बात ला कहते हो जनता के बीच में आप लाते कि ठीक है संदीप जी और केपी शर्मा जी, आपके पास YouTube पैनल पर और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हें भी वक्त देना है। अशोक जी आपके पास आऊंगी, लेकिन अशोक जी आती हूँ आपके पास। नरेश जी, जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और साथ ही अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हुई है, और एक तरीके से जब वो अलग हुई है तो ये कहा जा रहा था, इस तरीके से छाप छोड़ी जा रही थी कि वाकई किसानों का हित चाहती है, इस वजह से ही उनकी मंत्री पद से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद में धीरे धीरे वो एक तरीके से एनडीए से पूरी तरीके से अलग हो गई। लेकिन अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस इस बात को लेकर भी लगातार उन पर आरोप लगा रही है कि ये सिर्फ एक दिखावा है कि वो एनडीए से अलग हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्पष्टीकरण लगता है, आपको लगता है कि वाकई कांग्रेस जो है वो किसानों के साथ है, या फिर शिरोमणि अकाली दल है वो किसानों के साथ है, या दोनों ही एक दूसरे को लेकर राजनीति कर रही है? देखिए प्रीति जी, जो एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है और स्टूडियो में भी जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप की बात हो रही है, लेकिन सच्चाई इससे अलग हटकर है। देश का किसान अगर किसी पर भी, अगर कहीं पर किसी पर विश्वास करता है, किसी पर भरोसा करता है, तो वो देश की संसद पर करता है। संसद में कानून पास होते हैं, लेकिन जब पंजाब का किसान संगठन वहां पर लगातार आंदोलन कर रहा है जी, और वहां की जो नुमाइंदगी वहां की सरकार इस समय कर रही है, अगर वो अपने मंत्रियों से नहीं मिल सकती, अगर वो राष्ट्रपति से नहीं मिल सकती, अपनी बात कहने में किसी को क्या ऐतराज होना चाहिए? अगर इन कानूनों पर चर्चा भी हो जाती है तो इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। जहां तक आपने सवाल किया है कि देखिए, शिरोमणि अकाली दल हमेशा से किसानों की पार्टियां रही है। जब उनको ये लगने लगा कि पंजाब में किसान का जो वोट बैंक है उनसे खिसक जाएगा, उन्होंने तुरंत एनडीए सरकार को छोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने किसानों की बात कही। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और लगातार राहुल गांधी ने भी जिस तरह से वहां पर ट्रैक्टर यात्रा की, वो किसानों की बात कर रहे हैं। तो यानी कि हर राजनीतिक दल जब किसान की बात कर रहा है तो अपने वोट बैंक को मजबूत करना वो उसकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र में अगर राजनीतिक दल अपने वोट बैंक की बात नहीं करेगा, लेकिन सवाल ये है कि जो ये आज आंदोलन हो रहा है, क्या इसकी आवश्यकता है? क्या बातचीत से क्या हल नहीं निकल सकता? ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर भी अब चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि ये एक सांकेतिक धरना है, ताकि क्योंकि जिस तरह से वहां पर जो बिजली के संयंत्र हैं उनके पास कोयला नहीं है, और आपने ये भी देखा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात भी कही है कि आज पाकिस्तान के साथ जो क्योंकि एक बॉर्डर लगता है, अलगाववादी ताकतें आज हमारे देश में और खासकर पंजाब हमेशा से ज्वलनशील एक ऐसा राज्य बना रहा है, तो हमें कहीं न कहीं संघीय ढांचे के देखते हुए भी फैसले लेने पड़ते हैं। जी अशोक जी। जी क्या लगता है नरेश जी ने जो बातें कही हैं, इन बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जब मैंने उनसे पहली बार बात करी थी तब भी उन्होंने यही कहा, अब दूसरी बार उनसे सवाल किया तो उन्होंने वाकई ये कहा है कि क्या कुछ ऐसी कमियां हैं, क्या कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति राज्यों को वक्त नहीं दे पाते, वो आपस में बात नहीं कर पाते। क्योंकि अगर लोकतंत्र की बात कर ली जाए तो लोकतंत्र में इस तरह की परिभाषा के कभी उम्मीद नहीं कर सकते, इस तरीके से कभी कह नहीं सकते। हमेशा ये रहता था कि जनता जो है वो सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकती है, अपने नेता से बात कर सकती है, लेकिन यहाँ तो जनता तो छोड़ो, यहाँ तो मुख्यमंत्री तक को वक्त नहीं मिल रहा। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी तक प्रधानमंत्री से या किसी मंत्री से कोई समय मांगा ही नहीं जी। उन्होंने जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि वो चिट्ठी लिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, तो मुझे ये लगता है कि मुझे अभी आजकल महसूस हो रहा है कि देश के अंदर काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो अभिनेता लोग हैं, एक्टर लोग हैं, वो राजनीति की तरफ आ रहे हैं और ये नेता लोग एक्टिंग करने में ज्यादा माहिर हो गए हैं। तो मैं अभी फिर कह रहा हूं कि जो ये किसानों के लिए जो ये नाटक कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि नाटक से कुछ नहीं होगा। किसानों की समस्या हल करने के लिए आपको एक कोई सकारात्मक प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। अगर आपके पास कोई इससे अच्छा प्रपोजल है तो यू मस्ट कम विद दैट। लेकिन समस्या यह है कि इनके पास है कुछ नहीं। पिछले 65 साल से सत्ता में थे, इन्होंने कुछ किया नहीं। अब इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी सरकार जो कानून लाई है, इसके बाद किसानों की आय बढ़ेगी, वो दुगनी हो जाएगी, तो किसानों का मुद्दा खत्म हो जाएगा, इनके हाथ से सब चीजें निकल जाएंगी। तो ये उसको लेकर फड़फड़ा रहे हैं।
अब मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि इनका, अब देखिए हमारे मित्र कह रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, वो कह रहे हैं एमएसपी समाप्त कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज तक एमएसपी जो मिल रही थी वो बिना कानून के मिल रही थी क्या? आश्चर्यजनक है। पिछले 65 साल से लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से लेकर अब तक एमएसपी जो है एक योजना के तहत, एक सरकार के नियम के तहत, एक कानून के तहत ही मिल रही थी ना। वो कानून तो आज भी एग्जिस्ट करता है, वो व्यवस्था आज भी बनी हुई है। तो फिर आप किसानों को झूठ क्यों बोल रहे हैं, बरगला क्यों रहे हैं? दूसरी बात ये कह रहे हैं मंडियां समाप्त हो जाएंगी। अरे भाई देश के अंदर 7,700 मंडियां हैं, देश को 42,000 मंडियों की जरूरत है। हमें नई मंडी बनानी है कि समाप्त करनी है? आश्चर्यजनक है। लेकिन क्योंकि किसानों की समस्याओं के प्रति इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है, ये केवल नाटक करना है और किसानों को बरगलाना है, उनसे झूठ बोलना है। ठीक है, किसानों को क्यों बरगला रहे हैं, नाटक क्यों कर रहे हैं आप संदीप जी? साफ साफ आरोप लगा रहे हैं वो आप पर। देखिए आरोप लगाना, अभी भी देखिए हमारे मोदी जी बिहार गए तो वो सिर्फ अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रहे थे, सिर्फ विपक्ष पर कीचड़ उछाल रहे थे। कीचड़ में कमल खिलता है, इसलिए इनको पता है। बिहार क्यों जा रहे हैं? अब यही है, मैं उदाहरण दे रहा था, उदाहरण से तथ्यात्मक से बात कर रहा था, आप तथ्य दे रहे थे। बिल्कुल मित्र कहे परेशान है। आप कह रहे हैं अच्छे प्रपोजल की जी, तो मैं अच्छा प्रपोजल आपको दे रहा हूँ, आप मोदी जी से कहकर लागू करवा दीजिए। अच्छा एक चीज और बताइए, स्वामीनाथन करते करते आप सरकार में आ गए। जो 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी के जो प्रस्ताव थे वो क्या गलत थे क्या? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। आपका जो प्रस्ताव बनाने वाले लोग थे वो उनसे आज की लीडरशिप बेहतर रखती है क्या? ठीक है अशोक जी, जानकारी नहीं है जी, सुन लीजिए। विधेयक लेकर आए हैं, एपीएमसी आप खत्म कर रहे हैं, खत्म कर दीजिए। अच्छा कैसे खत्म कर रहे हैं मुझे बताइए। आप सुनिए ना, मैंने आपसे कहा 7,700 एपीएमसी है, 42,000 की जरूरत है। अब देखिए सुनना नहीं चाहिए। 22,000। ठीक है अशोक जी, उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, आपको भी वक्त दिया जाएगा। अशोक जी रुकिए। 22,000 हाटों को एपीएमसी में कन्वर्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, आपने क्या किया मुझे बताइए। 6 साल में आप शुरू कर पाए हैं, चलिए बधाई हो। तो आप सुनिए ना, आप एपीएमसी एक्ट में आप संशोधन लाते हैं, अच्छी बात है। हमारा कंसल्ट ये है ही नहीं। हमारा विरोध जिस बात को लेकर है वो है, आप जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं वहां पर विरोध है। आप मूल्य के जो सरलीकरण और जो है संवर्धीकरण, किसान संवर्धन एवं सरलीकरण, आप जो इसकी बात करते हैं वहां पर आप ये कहते हैं कि एक पैन कार्ड धारक, यानी कोई भी व्यक्ति एक पैन कार्ड धारक 100 करोड़ का अनाज खरीद के डंप करके रख सकता है। जब आप बताइए, आज देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं, वो तो किसानों के हित में है। अशोक जी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। मूर्खों जैसी बात करते हो, तो किसानों के हित में है। संस्कार दिखा रहे हो आप। अरे सुनिए आप, नहीं आज किसान ने आलू बेची 18 रुपए में, बड़े बड़े व्यापारियों ने उसको खरीद कर रख लिया और डंप क्यों रख कर सकते हैं? क्योंकि आपने एक्ट में उनको छूट दे दी कि आप कितना भी अनाज और कितनी भी ये जो जरूरी चीजें, जरूरी वस्तु अधिनियम थे, उसके तहत आपने चीजें हटा दी। आज की डेट में उसका परिणाम आप दाल का रेट देख लीजिए, 30 रुपए बढ़ गया। उसका फायदा किसको मिलेगा? मोदी जी के बड़के भैया अडानी जी को, इसलिए कि दाल के सबसे मुख्य पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े जो है इंपोर्टर, आयातक। संदीप जी एक सवाल ये भी बनता है कि आपको लगता है वाकई धरना प्रदर्शन करना इतना जरूरी हो गया था कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था? देखिए प्रीति जी एक बात इनको बता दूं, सबसे बड़ी चीज होती है जनता की अदालत। जब इनको एक बात बताना चाहता हूं मैं, तो हम जाहिर सी बात आती हूँ अशोक जी, आती हूँ, बस ये बात जो मैंने सवाल किया ये कंप्लीट होने दीजिए, आती हूँ आपके पास। ये देश को आज क्यों चर्चा हो रही है? इसीलिए चर्चा हो रही है ना। अगर हम सांकेतिक धरना नहीं देते तो आज हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। और देश के लोगों को ये नहीं पता चलता कि केंद्र सरकार ने वहाँ का जीएसटी का पैसा रोक के रखा है। देश की जनता को ये नहीं पता चलता कि वहाँ मालगाड़ी और कोयले की सप्लाई आपने बंद कर दी है। ठीक है, देश की जनता को ये नहीं पता चलता कि आप जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं पंजाब के साथ। और पंजाब ही नहीं, आप जो भी भाजपा के साथ, छोटा सा पॉइंट है मेरा, भाजपा की जो है सरकार वहाँ पर आप जो है जीएसटी का पैसा रोक दे रहे हैं। ठीक है संदीप जी, जितने भी आरोप लगाए हैं अशोक जी से जी जवाब ले लेते हैं। हमारे मित्र को एक बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक आरोप लगाया
कि अडानी जो है दालों के बड़े आयातक हैं, उनको फायदा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। हमारे मित्र को शायद पता नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में देश के अंदर 17 मिलियन टन दाल का उत्पादन होता था। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 25 मिलियन टन होता है। देश को 24 मिलियन टन दाल की जरूरत है। आज हम दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, इसलिए किसी अडानी किसी XYZ को आयात करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो जब आयात करने की आवश्यकता ही नहीं है तो आप कह रहे हो काला बाजार कैसे करेंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप जानकारी रखते हैं क्या इस बारे में? अभी खोलिए आप, उन्होंने कितनी दाल आयात की है आपको दिख जाएगा। अरे भाई करते रहे वो, देश को 24 अभी देखिए 24 मिलियन टन दाल की जरूरत है, 25 मिलियन टन हम पैदा कर रहे हैं। हम तो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया हमने। कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जरा बताएंगे आप? अगर आप इतना समझते हैं तो बता दीजिए कौन से देश से आपने एक्सपोर्ट किया। आपको शायद पता नहीं है, मैं नेफेड का डायरेक्टर भी हूँ। काम सिर्फ बीजेपी का है। अरे पल्सिस, आज हम पल्सिस में वर्ल्ड लीडर हैं। नेफेड दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट, नेफेड दुनिया की सबसे अग्रणी संस्था है दालों में। आज दुनिया की वर्ल्ड लीडर हैं हम। रेट में लिए हैं आप दाल, और अभी भारत के अंदर क्यों महंगी हो रही है? दाल क्या रीजन बता दीजिए। सुन लीजिए भाई, पहले आप सुनिए। हम एक सवाल पूछ रहे हैं, दाल महंगी क्यों हो रही है? अभी जनवरी के अंदर जो है दुनिया के सभी दाल उत्पादक देश जो है उनकी एक सेमिनार भारत में नेफेड के नेतृत्व में हुई और नेफेड वर्ल्ड लीडर के रूप में आज है। और आज दुनिया को दाल के अंदर जिस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, उसके बाद हम वर्ल्ड लीडर के तौर पर स्थापित हो गए। अब तो हमें आयात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अशोक जी और संदीप जी, आप दोनों के पास लौटूंगी। नरेश जी भी मेरे साथ काफी देर से बने हुए हैं। नरेश जी, सवाल ये उठता है कि जब भी हम इस तरह की कोई भी चर्चा करते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद सवाल ये उठता है कि वहां पर किसान जो है वो परेशान हो रहा है, वो लगातार सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहा है। किसान जो है, या तो ये कह सकते हैं कि उनके इस बात को लेकर वो बिल्कुल अनभिज्ञ है कि वाकई सभी पार्टियां उनके साथ राजनीति कर रही है, या कहीं ना कहीं वो आंख मूंद कर इतना भरोसा करके बैठा हुआ है कि हमसे अब कुछ नहीं हो सकता, तो कहीं ना कहीं हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इनसे उम्मीद करते हैं यही आगे हमारे लिए कुछ अच्छा कर दे। देखिए प्रीति जी, जो सबसे बड़ा सवाल है और अभी जो MSP पर एक यहाँ पर जो राय बन रही है, सवाल ये उठता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, क्या कपास का रेट उस पर मिल रहा है? आज भी कई ऐसी फसलें हैं जिन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। किसान ये चाहता है कि उसकी फसल की उसको गारंटी होनी चाहिए। ये बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से आंदोलन हो रहा है पंजाब में, जिस तरह से किसान रेल पटरियों पर बैठे हुए हैं, जिस तरह से आप एक संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके तहत ये राज्य सरकार का ये मुद्दा है, उसने अपने कानूनों को पारित किया है, लेकिन उसके लिए जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, राज्यपाल को उसको मंजूरी देनी है, राष्ट्रपति से वो अपनी बात करता है। ये जो एक सारी परंपरा है जो हमारी चली आ रही है, उस पर कहीं न कहीं चोट लग रही है। और शायद आज किसान इसी बात से लेकर परेशान है कि आखिर जब जनप्रतिनिधि की नहीं सुनाई हो रही है तो वो किसके पास जाए। यही एक चिंतन का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी जब इतना बड़ा बिल लेकर आई है, इतना बड़ा कानून बनाया है, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि आसपास जितने भी किसान हैं, जितने भी किसानों की जनप्रतिनिधि है, या साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक बैठक बुलानी चाहिए थी, आपस में डिस्कस करना चाहिए था। देखिए बहुत बड़ा सवाल आपने कहा। अगर ऐसा होता शायद ये हमारे नेताओं को इस बात की सद्बुद्धि आए कि एक जो सर्वदलीय बैठक हर मुद्दों पर विचार विमर्श की जो एक हमारी परंपरा थी, वो तो कहीं न कहीं टूटती जा रही है। उस पर हम लोग किसी भी चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। फैसले जाहिर सी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है, बीजेपी का दावा है कि किसानों की हित की बात हो रही है, लेकिन दूसरे पक्ष को सुनने की शायद जो क्षमता है वो अब खत्म हो गई है। और यही एक वजह है कि एक मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ जंतर मंत्र आना पड़ता है और यहाँ पर धरना देना पड़ता है।
बिल्कुल नरेश जी, कह सकते हैं कि वाकई कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है या कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। केपी शर्मा जी दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। केपी शर्मा जी, जिस तरीके से लगातार हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा की अगर बात की जाए, इसमें चर्चा कम, एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके कार्यकाल में ये नहीं किया गया, आपकी सरकार थी तो ये कामकाज नहीं किया गया। एमएसपी को लेकर जहां पर कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो अभी तक इस बात को लेकर सहमत नहीं है कि एमएसपी किसानों को मिलेगा, तो वहीं पर अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार लगातार इस बात को लेकर जोर दे रही है कि एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी। लेकिन मैं आपसे सवाल ये जानना चाहती हूं कि जिस तरीके से आप लगातार इस्तीफा आपकी मंत्री ने दिया, उसके बाद से एनडीए से आप लोग अलग हुए, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप किसानों के हित में हैं, लेकिन सेम यही बात कांग्रेस की ओर से कही जा रही है, सेम यही बात तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से कही जा रही है। कैसे यकीन करें कि आप में और उन पार्टियों में क्या फर्क है? कैसे किसान यकीन करें कि वाकई आप लोग उनका साथ देंगे? तो पंजाब का किसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि कौन उसका साथ दे रहा जी। है। आप इस चीज का प्रीति के अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री बीजेपी के प्रधान को चिट्ठी लिखते हैं, जो संवैधानिक मुखिया नहीं है कोई भी, उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। और ये चिट्ठी लिखने का मतलब क्या है? मतलब लोगों को गुमराह करने का। देखिए, मेरी सोच ये है कि हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज किसान के साथ खड़ा होने की जरूरत है, किसान के साथ सही अवसर में खड़ा होने की जरूरत है। बीजेपी में वाकई कोऑर्डिनेशन की कमी है, उन्होंने साल में नहीं किया, तभी हमें एनडीए से छोड़ने जैसा बड़ा स्टेप उठाना पड़ा, क्योंकि हमारे लिए किसान पहले है, सरकार बाद में। हम किसान बेस्ड पार्टी श्रोमणी कांग्रेस शुरू से ही किसानों की लड़ाई लड़ती आई है। आज जो किस बात का है कि कांग्रेस का जिसके पास पंजाब में रूलिंग है, जिसके मुख्यमंत्री हैं, जिसके मंत्री हैं, ये बजाय इसके कि इसको प्रॉपर तरीके से हमारे पास सबको साथ लेके चलने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर हम इसको रास्ते से भटकाएंगे तो मैं समझता हूँ किसानों का तो नुकसान हो रहा है, पंजाब की ओवरऑल डेवलपमेंट का नुकसान होगा। इसमें मजदूर भी दिख रहा है, इसमें दुकानदार भी दिख रहा है, इसमें मुलाजिम भी दिख रहा है। आज एक तरीके से संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है, और जब संघीय ढांचे पर हमला होता है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बतौर स्टेट पार्टी हम सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़े। और उनको लड़ाई ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये हमारा प्रिंसिपल की लड़ाई है, हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है। हमने उनको कन्विंस कराना, हम क्यों नहीं करवा सकते कि ये किसान का दुख है, ये किसान का दर्द है, आप समझिए। और मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब की सारी तमाम सियासी पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी तो उनको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझा सकेंगे। परंतु आज दुख इस बात का है कि कांग्रेस इस नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है, और इनका किसानों के साथ जो मैं समझता हूँ धोखा हो रहा है। बीजेपी ने धोखा कर ही दिया, अब कांग्रेस के किसान के नाम पर लोगों से धोखा कर रही है, किसान से धोखा कर रही है। बिल्कुल केपी शर्मा जी, जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई ही पार्टियों को तो नुकसान हो ही रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो पंजाब की आम जनता है उसको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मालगाड़ियां रोकी गई है, उसके बाद से बिजली का भी काफी हद तक संकट जो है वो पंजाब में देखने को मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? बिजली का संकट पैदा हुआ है, इसके लिए भी सेंट्रल सरकार और स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार ने बिजली क्या करना होता है, सरकार ने मैनेजमेंट करनी होती है, सरकार ने कोई अपना तो ढोना नहीं है। सरकार मैनेजमेंट में फेल हुई है। अगर बिजली लोगों को नहीं मिल सकती, लोगों को बिजली पानी नहीं मिलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार का दोष तो है ना। सरकार नहीं कर रहे, और लोगों की भी जिम्मेवारी नहीं है कि बिजली लोगों को दे, पानी लोगों को दे। जिन लोगों ने इतनी मेजॉरिटी से लोगों को चुन के अपनी सरकार में लाए हैं, इनकी जिम्मेवारी बनकर लोगों के हितों की रक्षा करना, और जहां हितों की रक्षा करने में नाकाम रहते हैं और उनको साथ ले। ठीक है, संदीप जी के पास चलते हैं। ठीक है केपी शर्मा जी, वापस आपके पास आऊंगी। संदीप जी, क्या वजह है, किसकी वजह से जिस तरीके से केपी शर्मा की ओर से कहा गया कि सरकार में मैनेजमेंट ही नहीं है? अगर मैनेजमेंट होता तो केंद्र सरकार की ओर से ना तो मालगाड़ियां रोकी गई होती, और ना फिलहाल जो पंजाब के आम किसान हैं, आम लोग हैं, उनको जो परेशानी हो रही है बिजली की वजह से, उससे भी दो चार नहीं होना पड़ता। ये भाजपा के हमारे मित्र, हमें पता है कि इतने दिन साथ रहे हैं, तो शिरोमणि अकाली दल से केपी शर्मा थे, वो ये बात कह रहे हैं। जी, वही ये भाजपा के इतने दिन साथ रहे हैं, पुराने मित्र हैं, तो अभी मित्र मुंह जो है इनका खत्म नहीं हुआ है। अब ये मजबूरी में किसानों का हितैषी बनने के लिए इस्तीफा दे के अलग हो गए, वो बात अलग है ये सब। लेकिन आज भी ये डिफेंड किसको कर रहे हैं? भाजपा को। आप बताइए, मालगाड़ी चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, कोयला जो है क्या राज्य सरकार का विषय है? हमारे भाजपा जो है अकाली दल के मित्र ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ केंद्र सरकार ने ये गलत किया। और रही बात, आप कह रहे हैं कि साथ आइए, आपका स्वागत है,
हम धरने पर बैठे हैं, आप भी हमारे साथ बैठिए, आइए आवाज उठाइए। अभी हमने कहा ना कि हम राष्ट्रपति से मिलने के लिए, हम मान लीजिए हमने गलती की, राष्ट्रपति के पास न जाकर प्रधानमंत्री जी के पास जाना चाहिए था, तो आपके जो है पुराने मित्र रहे हैं भाजपा पार्टी मित्र रही है, मोदी जी मित्र रहे हैं आपके, आप डायरेक्ट मुलाकात करके जनता को जो है, जनता के और किसानों के सवालों का जवाब दे दीजिए। हम नहीं दे पा रहे हैं, आपके तो पुराने मित्र हैं, आप क्यों नहीं दे पाए? आप पर सवाल बनता है। आप मुझसे कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल रहे, तो आप क्यों नहीं मिल पाए? आप तो उस सरकार का अंग थे, उस सरकार में आप मंत्री थे। जब समझिए आप नहीं मिल पा रहे हैं, जब आपका समाप्त नहीं हो पा रहा है, जब उन्होंने ये विधेयक बनाया, आपको नहीं उन्होंने बताया, तो समझ लीजिए कि अडानी और अंबानी जो अभी 300 लोगों की बात कर रहे थे, तो उनके मैनेजरों के साथ जो है मीटिंग। ठीक है संदीप जी, इतना वक्त नहीं है, वरना आपको और भी वक्त देती। बिल्कुल अभी इतना वक्त नहीं है। केपी शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए। मैं थोड़ा अपनी बात करूं। आती हूँ अशोक जी, आपके पास आती हूँ जी। चुनी हुई सरकार है पंजाब में, इनके पास बहुत रास्ते हैं। अगर ये सही अर्थों में किसान का हित चाहते हैं तो इसको इस नाम पर राजनीति बंद करनी पड़ेगी। सही अर्थों में किसान को बता चलने के लिए तैयार है, आप लोगों को सही अर्थों में सही अप्रोच करनी पड़ेगी। अगर हमारी वहाँ छोड़ते तो हम एनडी का साथ नहीं छोड़ते। हमने सिर्फ एक ही डिमांड की थी कि आप एमएसपी को एक लाइन इसमें बिल में ऐड कर दीजिए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। जब आप जबानी भरोसा दे, ठीक है, आपकी इस बात को लेकर ही नाराजगी है कि केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं की गई है। लगातार वो बोल रहे हैं, लेकिन लिखत में उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं दिया। अशोक जी आपके पास आऊंगी। सर इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अशोक जी आप अभी बात रखिए। देखिए प्रीति जी, एक बार फिर मैं इन भाई साहब को बता देना चाहता हूँ कि जो एमएसपी 1965 से लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से आज तक जिस कानून के तहत चली आ रही थी, वो कानून आज भी एग्जिस्ट करता है। उसको किसी सरकार ने समाप्त नहीं किया, इसलिए एमएसपी अशोक जी लिख कर दे दीजिए ना, लिखित में दे दीजिए, बात ही खत्म। अगर लिखित में है प्रीति जी, लिखित में है, तो ये लोग फिर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर लिखित में ही है तो मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बोलते हैं, तमाम मंत्रीगण सिर्फ बोलते हैं। सर मैं कह रहा हूँ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस के टाइम में एमएसपी दी जा रही थी, बिना कानून के दी जा रही थी क्या? चलिए ठीक है सर, फिर आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार नरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी आखिरी कमेंट दीजिए। जिस कानून के तहत आप दे रहे थे उसके तहत ही हम दे रहे हैं। है कि इस समय आवश्यकता है कि जिस तरह से देश के सामने किसान आंदोलन कर रहा है, उसके साथ बातचीत होनी चाहिए। और अब एक शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि 2 राज्य जिसमें पंजाब और राजस्थान ने जो है अपने कानून बनाए हैं, और ये लगता है कि अब ये प्रक्रिया तेज होती जाएगी, क्योंकि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, जो गैर बीजेपी राज्य हैं, वो जी। नरेश जी एक छोटा सा सवाल, कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि जो भी आंदोलन किया जा रहा है, जो भी परिस्थितियां बनी हुई है, बीजेपी उसके लिए जिम्मेदार है? निश्चित रूप से, क्योंकि जो केंद्र में जो सत्ता में सरकार है, उसका ये पूरी तरह से एक नैतिक फर्ज बनता है, संवैधानिक फर्ज बनता है कि जो भी तरह की आवाज उठ रही हैं, उनका कम से कम समाधान करें। और जब पंजाब जैसे राज्य पे कितने दिनों से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर अशोक जी दिक्कत ये है ना कि दिक्कत ये है अशोक जी, आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि सांकेतिक विरोध का आप लोग प्रदर्शन एक्सेप्ट करते हैं, और साथ ही जिस तरीके से शांतिपूर्ण धरना दिया जाता है उसको एक्सेप्ट करते, जरूरत ही नहीं पड़ती इन सब की अगर आप सही ढंग से इस बिल को लेकर आते। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से लगातार मुद्दा लेकर हम जो आए थे कि वाकई क्या वजह है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री अमरिंदर अपने तमाम मंत्रियों के साथ लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोविड चल रहा है, लेकिन कोविड की किसी को चिंता नहीं है। वहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है, लेकिन जिस बात को लेकर नारेबाजी की जा रही है उस बात को केंद्र सरकार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि किसानों के हित में यह बिल है, और साथ ही विपक्ष कितना भी विरोध कर ले, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।